हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में जिसमें हमने किया था मास्टर एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हमने एनसीईआरटी के समरी में फर्स्ट चैप्टर को देख लिया है। सेकंड चैप्टर के जो हमारे फर्स्ट पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है और पोटेंशियल एनर्जी आता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा है। तो आज के एनसीईआरटी समरी में हम लोग कवर करेंगे कैपेसिटर वाला जो हमारा सेक्शन है, उसको पूरे अच्छे से देखेंगे। क्या क्रक्स पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से जिसको हम समझ सकते हैं, जो हमारे सीबीएसई के होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको देखेंगे। फालतू की कोई भी बात नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी के समरीज को देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैपेसिटर वाले सेक्शन को। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की जो कहानी शुरू होती है वो होती है, किसी भी कंडक्टर के लिए देखा गया है Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। जैसे यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा CV हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर C क्या है, तो C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस। C की जो SI यूनिट होती है वो होती है फैराड, ठीक है। और छोटी यूनिट्स होती हैं माइक्रो फैराड, मिली फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड भी होता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे C डज नॉट डिपेंड्स। C किन चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता है? डज नॉट डिपेंड्स। किन पे नहीं डिपेंड करता है? तो पहला चार्ज है और दूसरा वोल्टेज है। इन दोनों पर हमारी C जो है उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा है। इसके बाद C डिपेंड्स। किन चीज़ों पे डिपेंड करता है C? तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? दूसरा ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स जैसे शेप एंड साइज की बात आ गई, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी हमारी कैपेसिटर की। अच्छा, कैपेसिटर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर हम कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट। और मुझे पता नहीं है वीडियो कितना लंबा होने वाला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने में देखिए ऐसा होता है, दो मेटेलिक प्लेट्स होते हैं जिनको हम ला करके ऐसे रख देते हैं। अब इधर साइड में आप समझ लीजिए, मेटेलिक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक सरफेस की तरफ? 2ε0 होगा। चार्ज के फॉर्म में क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ओके। ये आपका साइड नॉलेज है। यहाँ पर देखिए ये D हो जाता है, सरफेस एरिया इसका A है, ओके। अब यहाँ पर C निकालने का जो फॉर्मूला है वो है A∈0/d। यहाँ से हम लोग C निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? तो A∈0/d से निकलेगा, ओके। इसके बाद देखिए अगर इसको हम चार्ज करें, क्या करें? अब यहाँ पर फील्ड देखने की बात करते हैं। तो जब तक चार्ज नहीं करेंगे तब तक फील्ड कहाँ से देखेंगे? तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर हमारा क्या हो गया? चार्ज हो गया। यहाँ पर चार्ज है +Q, यहाँ पर -Q, ओके। और अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो Q की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? तो यहाँ पर लिख सकते हैं +CV और यहाँ पर -CV, ओके, ठीक है जी। यहाँ पर हम और लिख सकते हैं प्लस का सिग्मा, यहाँ पर माइनस का सिग्मा, ऐसे नॉलेज के लिए। ये हो गया हमारा D, ओके। जिस पोटेंशियल से हमने इसको चार्ज किया था वो पोटेंशियल कितना है बेटा? तो वो है V, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, इसको बोलेंगे E पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। और ये नेगेटिव है, इसकी वजह से टूवर्ड्स होगा, यानी इसी तरफ आएगा नेगेटिव की वजह से। तो नेट कितना हो जाएगा? नेट निकालने का क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। डायरेक्शन हमारा नेट का किधर आएगा? इस तरफ आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। यहाँ ध्यान रहे, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस में है सर तो इसको माइनस में रखिए। लेकिन देखिए वेक्टर्स को सिंपली जोड़ा जाता है जब एक डायरेक्शन में लगते हैं, तो जोड़ के उसके बाद फाइनल जो हमारा आएगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ई नेट जो होगा हमारा वो हो जाएगा σ/ε0। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं पर पूछने वाला आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन बताइए। तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, E होता है ΔV/R। इस रिलेशन से यहाँ पर हम माइनस को हटा दे रहे हैं, माइनस को नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो यहाँ पर V हो जाएगा ED, अपने केस के अकॉर्डिंग, जो हमारा यहाँ पर केस है, क्योंकि D दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस है, तो ये हमको मिल जाएगा। तो V कहीं यूज़ करना होगा तो ये यूज़ करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज़ करेंगे। अब आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। पहले आप नोट करिए, तब हम इसको आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, रफ्तार रहेगी पूरी, तो आप भी मेंटेन रहिए, एनर्जी बनाए रखिए और बीच बीच में हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए ताकि हमारी भी एनर्जी बनी रहे। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q और E। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये चार्ज जो होता है वो फील करता है फोर्स को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अदर मीन्स, दूसरे सोर्स की वजह से। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लेट पे निकालने जा रहे हैं। कहाँ निकालने जा रहे हैं? एट पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट पे जब हम निकालने जाएंगे तो कितना आएगा पॉजिटिव प्लेट पे? तो पॉजिटिव प्लेट पे देखिए कितना चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर किसकी वजह से आएगा? नेगेटिव की वजह से आएगा, और वो कितना होगा? तो होगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये उठा करके हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया माइनस सिग्मा को अगर Q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखो माइनस Q, ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस का 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q स्क्वायर के। तो कभी जब आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहे हैं, तो माइनस साइन सजेस्ट दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। यानी ये माइनस साइन ये बताता है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताता है। ओके, चलिए अगर आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आप क्या बताएंगे? प्लस का Q बताएंगे। अगर आपसे वहीं पे पूछा जाए नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आप क्या बताएंगे? 0, क्योंकि नेट कितना है, इधर प्लस और इधर माइनस मिला के 0। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। पॉज करके बेटा नोट कर लिया करें। ओके, चलिए तो इसके बाद बात आती है कि एनर्जी कितनी होगी। फोर्स देख लिया, चार्ज देख लिया, ठीक है सर एनर्जी कितनी होती होगी स्टोरेज में, तो यहाँ पर अब हम एनर्जी की बात करेंगे। ओके, तो ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा सा कैपेसिटर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये बैटरी लगी हुई है V, इससे इसको हमने चार्ज किया है और इस पर प्लस Q चार्ज आ गया, इस पर माइनस Q चार्ज आ गया है। Q को हम लिख सकते हैं CV। कोई डाउट वाली बात किसी को? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर कहा जाएगा वर्क डन बाई बैटरी, इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी हमारा कितना होगा? तो ये निकालने का तरीका है Q डेल्टा V। ये कहाँ से आया सर? पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था, Q डेल्टा V यहाँ से आया सर, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। और देखिए Q की वैल्यू कितनी है? तो Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं प्लस का CV। ओके, बैटरी का कितना है पोटेंशियल? V, तो कितना आ गया? वर्क डन बाई बैटरी कितना आ गया? CV का स्क्वायर। और अगर आपको फुल ये सारी चीज़ें देखनी है तो हमारी वीडियो है पहले से, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का प्लेलिस्ट बना है, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताए हैं। यहाँ वन शॉट में फटाफट हम आपको क्रक्स पॉइंट बताते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड, तो U को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो ये होगी हाफ CV स्क्वायर। अब देखो आपने बैटरी से वर्क डन कराया CV स्क्वायर और कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ? हाफ CV स्क्वायर। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? बाकी एनर्जी चली गई हीट में। बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? हीट में। और कितनी गई होगी? हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, हीट जनरेशन कैसे बताओगे आप? तो हीट को बताने का फॉर्मूला है हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा U। डेल्टा U अपने आप में क्या लेकर के रखा है? तो ये लग करके रखा है U फाइनल माइनस U इनिशियल, ऐसे निकाल लेते हैं हीट। ओके, कल को इस पर भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर, बैटरी का वर्क डन और हीट। अब बात आती है एनर्जी डेंसिटी। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को अगर आप देखें तो इसको हम लोग स्मॉल U से डिनोट करते हैं। स्मॉल U अपने आप में कुछ नहीं होता है, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम कहा जाता है। एनर्जी स्टोर कितना है? हाफ CV स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जनाब। तो ये हो गया D और ये हो गया सरफेस एरिया A। तो वॉल्यूम देखा जाए सरफेस एरिया A है और डिस्टेंस दोनों के बीच का D है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं AD।
अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, 1/2 AD लिख देंगे। C की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, कितनी होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और V की वैल्यू कितनी होती है ED। अरे सर ये क्या हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। और क्या होगा जी, V इज इक्वल टू जी हाँ ED, इनको हमने यूज़ किया है। ये देखो AD तो A ने को मार डाला, D ने D स्क्वायर को मारा, तो U इज इक्वल टू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये आ गई हमारी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या बताती है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये E के कैसे प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, या क्या कहते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले कॉमन पोटेंशियल को देख लेते हैं, उसके बाद आगे को देखेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूँ, और मैं उस कोशिश में लगा हूँ। और आपने हमारे मास्टर NCERT सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है, स्पेशली 12th क्लास वाले बच्चे जो हैं, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं। तो यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल को देखना हो तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक कैपेसिटर है C1, इसको हमने चार्ज किया है कितने से भाई, तो V1 से चार्ज किया है। दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको हमने चार्ज किया है कितने से भाई, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसको भी हमने V2 से चार्ज किया है। तो Q1 कितना हो जाएगा, C1V1, Q2 कितना हो जाएगा, C2V2, Q इनिशियल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, C1V1 प्लस C2V2। ये आ गया। अच्छा यहाँ तक समझ में आया सर। अब देखो इसको कह रहा है कि ज्वाइंट इन पैरेलल, ऐसे जोड़ रहे हैं कि दोनों का प्लस एक साथ, कभी कभी दोनों को अपोजिट करके भी जोड़ देता है, पर ज़्यादा ऐसा नहीं पूछा है NCERT ने। अब जैसे ही तुम जोड़ोगे तो इस पर चार्ज है C1V1, यहाँ पर चार्ज है प्लस का C2V2, और यहाँ पर C2V2, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है कि यहाँ से चार्ज का तो फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिसबैलेंस है, और पोटेंशियल डिसबैलेंस होगा क्योंकि प्रेशर डिसबैलेंस होता है, तो वाटर का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, वाटर का। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिसबैलेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा, और कब तक होगा जी, अरे सर तब तक होना चाहिए जब तक पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए, यानी दोनों के बोर्ड पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वही पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, इसी VC को बोलते हैं। अब देखो फाइनल चार्ज निकालने जाए हम तो क्या लिखेंगे इसके लिए, अब ये डाउन होकर के कहाँ तक आ गया है, VC तक आ गया है, तो लिखेंगे इतना। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, पहले Q1 के लिए लिख दो सर, फाइनल वाला सिचुएशन है ये, फाइनल के लिए तो Q2 लिखेंगे C2VC। अच्छा फाइनल का जोड़ देंगे सर, VC प्लस C2VC, तो कितना आ जाएगा C1 प्लस C2, और ये हो गया VC। ओके, अब क्या करेंगे, एक समझदार बच्चा कहेगा अरे सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए, तो हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, तो Q इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q फाइनल हो जाएगा। इनिशियल कितना था, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और VC, तो VC कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। यहाँ से आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। अब कमाल की बात पूछता है, पूछेगा कि क्या इसमें हीट जनरेट हुआ है, तो आप कहोगे यस हीट जनरेट हुआ है, तो बोलेगा हीट निकाल के बता बेटा कितना होता है, तो आप कहोगे U इनिशियल माइनस U फाइनल कर दीजिए, आ जाएगा U इनिशियल कितना है, 2 है, 1 2, तो यहाँ से हम ऐड कर देंगे हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस, इसको करेंगे हाफ C1 प्लस C2VC का स्क्वायर। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जनरली बोर्ड ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और इसको कर लेंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, यहाँ तक आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, इसके बाद रेसिस्टेंस पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपने इनको नोट कर लिया है। अगर रफ्तार तेज लग रही हो तो स्पीड धीरे करके देखना, लेकिन मुझे पूरा पढ़ाने दो, मैं भी नहीं जानता कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलो
पर एनसीईआरटी का आपका पूरा कवरेज है, ये पूरी समरी है भयंकर वाली, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कोई छूटता है तो बता देना कमेंट में लिख के, कोई टॉपिक उसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज के लिए। किसके लिए? सीरीज में सर बहुत आसान है सर, ये तो सर हम जानते हैं सर। अच्छी बात है, आप जानते हैं तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इसके अबाउट V1, इसके अबाउट V2, इसके अबाउट V3 और ये टोटल पोटेंशियल V। अगर देखा जाए तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए बाई एनर्जी कंजर्वेशन। और देखो यहाँ से Q जाएगा तो सब में Q सेम फ्लो होगा, गया भी Q आया भी Q, इसका मतलब Q इज सेम फॉर ऑल, V इज डिफरेंट। ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। V क्या है? डिफरेंट होगा सारे में। अब देखिए यहाँ पर अगर V1 लिखने की बात आए तो लिखेंगे ना Q बाई C1, ओके। V2 लिखने की बात है तो लिखेंगे ना C2, V3 लिखने की बात है लिखेंगे ना Q बाई C3। अच्छा सर सीरीज में कैसे आता है? तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर दो रेसिस्टर्स हों, कितने दो कैपेसिटर्स हों तो क्या होगा? फॉर 2 कैपेसिटर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए हम लिखेंगे 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो बनेगा सीरीज में C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये बन जाता है, ठीक है। अगर n कैपेसिटर्स हों, कितने कैपेसिटर्स हों? n कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस कितना? C। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इनका नेट कैसे लिखेंगे? तो देखो इनको लिखा जाता है C, सीरीज में आएगा C बाई n कर दो, ठीक है। मान लो 10-10 के हैं, 10 बार हैं, तो क्या लिखेंगे? 10 बाई 10 बोले तो 1 फैराड, जो भी आपका आता है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। अब बारी आती है पैरेलल की। किसकी बारी आती है? पैरेलल की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको देख लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें चार्जेस डिफरेंट होते हैं पर पोटेंशियल सबके अबाउट सेम होता है, लाइक दिस। यहाँ से गया चार्ज Q, यहाँ से गया Q1, यहाँ से गया Q2, यहाँ से गया Q3, C1, C2 और C3, यहाँ से वापस आया Q। यहाँ पे वोल्टेज था V, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि V इज सेम फॉर ऑल बट Q इज डिफरेंट। Q क्या होगा? डिफरेंट होगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बहुत समझ में आया, वाह वाह। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखने को जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन लगता है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और फाइनली C पैरेलल में हमको मिलता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारी कहानी थी सीरीज और पैरेलल की। इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी हमने करा रखे हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में कैपेसिटर के, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट बच्चों आप इनको नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बारी आती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, ओके। चलिए, डाइलेक्ट्रिक, देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जनरली क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। जनरली इंसुलेटर्स होते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप का होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, जहाँ पर हमको नॉन पोलर पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर। पोलर का एग्जांपल क्या होगा? तो पोलर का एग्जांपल होगा H2O, HCl, ETC। नॉन पोलर का एग्जांपल होगा O2, N2, CO2, ETC, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे? तो हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनिशियली। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं अप्लाई किए हैं इसमें, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। और यहाँ पर क्या होगा? हैव
नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनिशियली। ठीक है, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनिशियली नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इससे क्वेश्चंस पूछता है। अगर पूछा जाएगा क्या इसको पोलराइज किया जा सकता है, तो इसको भी पोलराइज किया जा सकता है, इसको भी पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा नॉन पोलर मटेरियल, कैसा मटेरियल, नॉन पोलर, इसका प्लस माइनस देखो एक जगह ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैसा है, अभी फील्ड नहीं अप्लाई है, जैसे ही फील्ड अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तब देखो इसके हालात क्या हो जाएंगे। ये एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दिया E0, तो क्या होगा कि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे सज जाता है। मैं 2 का दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे, बाकी ऐसे ही होता है। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो हुआ, ये जो क्रिएशन हुआ, ठीक है, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, कि जब मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है और उसमें रखने की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में जनरेट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब सिचुएशन कैसा हो गया है, तो सिचुएशन ऐसा हो गया है, ये पोलराइज हो चुकी है, तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पर प्लस 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 प्लस। अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर बाहर की तरफ, यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट सेट हो गया है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है हमेशा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इस तरफ जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 माइनस E इंड्यूस होगा। ओके, अब प्लस करोगे, लेकिन करोगे क्या, तो माइनस, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर E0 हम लोग क्या जानते थे, E0 हम लोग जानते थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंड्यूस कैसा आएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक तो सिग्मा इसकी वजह से भी आएगा ना, इंड्यूस की वजह से, तो उसको रखेंगे। अच्छा, E नेट की जगह हम लोग क्या जानते थे, देखो फोर्स क्या होता था, कम होता था डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद, एयर में रखते थे तो K टाइम्स घट जाता था। ठीक, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जैसे ही हम लोग डाइपोल मोमेंट रखेंगे तो ये हमारी घट के ऐसी हो जाएगी। ठीक है, डाइपोल कह रहे हैं, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कितना है इसका, मान लेते हैं K को बोल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो देखो E नेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं E0 बाई K लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारा ये है, एक इक्वेशन हमारा ये है, यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। E नेट को हम लिख सकते हैं E0 बाई K, और यहाँ लिख सकते हैं E0 माइनस E इंड्यूस, E इंड्यूस निकालना है, तो E इंड्यूस को इधर भेजेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा E0 माइनस E0 बाई K। चलो E0 की वैल्यू रखो, सिग्मा के फॉर्म में रखोगे, E0 कॉमन ले लो, E0 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई K आ गया। तो अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ से आ जाएगी। अगर सिग्मा निकालना है इंड्यूस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट को मारा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई K। अगर चार्ज के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो मेरे पास स्पेस कम बचा है, यहाँ के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंड्यूस्ड बाई A इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा Q बाई A, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई K, तो A से A गया तो बच जाएगा Q इनसाइड इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई K। ये हमारा आता है चार्ज इंड्यूस। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इन सभी में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको नोट करें, आगे हम आपको और चीज़ें समझाते हैं। ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जिस पोलराइजेशन की बात हो रही है वो पोलराइजेशन क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, ये पोलराइजेशन हमारा लीनियर आइसोट्रॉपिक पोलराइजेशन है, जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ होता है। ठीक है, और देखिए पोलराइजेशन को आप क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन को आप बोल सकते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बेटा पोलराइजेशन। ठीक है, जनरली पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के,
पोलराइजेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, काई पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ काई, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब देखो पोलराइजेशन में कौन कौन फैक्टर्स काम करते हैं, तो पोलराइजेशन में दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक करता है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा करता है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन जो है वो डाइपोल को बिगाड़ने की कोशिश करता है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या चाहती है, बनाना चाहती है। ठीक है, तो अगर ये डोमिनेट करेगा तो हमारा पोलराइजेशन बहुत जल्दी से नहीं होगा, ये डोमिनेट करेगा तो हमारा पोलराइजेशन होगा। ये बनाना चाहती है, अलाइन करना चाहती है, और ये क्या करना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब डाइपोल बनेगा तो ये स्टेबल रहेगा। समझ में आ रही है बात। और ये क्या करना चाहता है, थर्मल एजिटेशन, उसको अलग से काइनेटिक एनर्जी देगा और वो मॉलिक्यूल्स को बढ़िया से अलाइन नहीं होने देगा। ये दो फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन को बहुत बहुत अफेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक का हमारे कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे और किस किस तरीके से इंसर्शन होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चाहे आप कैसे भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराओ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है, इधर मेटल की पेंटिंग कर दिए हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो लेट कर लेते हैं, पहले क्या था, सी नॉट क्या था, सी नॉट क्या था, एयर का था। किसका था, एयर का। और एयर में कितना था, एप्सिलॉन नॉट बाई डी हुआ करता था। ठीक है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डाला सब कुछ सेम है, डी है, एरिया ए है, लेकिन अब सी डैश कितना हो जाएगा बेटा, तो सी डैश हो जाएगा के टाइम्स बढ़ जाता है। ये के टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चाहे आप किसी भी तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, दो। आइए समझ लेते हैं कौन कौन सा। पहला आता है कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज का मतलब होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड। पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले देख लो, इधर लिख लेना है, बिफोर वाला सिचुएशन इधर है सब, उसके बाद आफ्टर वाला इधर, हम दोनों बता देंगे फटाफट। बैटरी चार्ज कांस्टेंट रहकर और कांस्टेंट पोटेंशियल पर, दोनों फटाफट बता देते हैं आपको, देख लीजिएगा। यहाँ पर बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्यू नॉट हमारे क्यू डैश के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर वी नॉट वी डैश के बराबर हो जाएगा। बिफोर में क्या है, तो बिफोर में देख लीजिए, जो हमारा सी नॉट है वो है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, क्यू नॉट कितना है, सी नॉट वी नॉट है, ई नॉट कितना है, सॉरी वी नॉट को लिख लेते हैं, वी नॉट कितना है, तो ये है हमारा ई नॉट डी। ओके जी, और क्या हो सकता है, फोर्स कितना है हमारा, तो एफ नॉट है क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, एनर्जी कितनी है, तो यू नॉट है हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जाननी है। अब जैसे देखिए यहाँ पर Q तो हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन सी डैश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, Q चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट बाई के। अगर ये वी नॉट बाई के हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा ई नॉट बाई के। ओके, और क्या हो जाएगा, हमारी जो फोर्स है वो फोर्स हमारा क्या रहेगा, एफ डैश कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज के चेंज होने पे चेंज होगा, चार्ज चेंज नहीं हुआ इसलिए चेंज नहीं होगा। एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी देख लीजिए, यहाँ पर जब एनर्जी को आप लिखेंगे तो एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर बाई 1 बाई के। तो ये आ जाएगा यू डैश यू नॉट बाई के, यानी एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने एक अलग से वीडियो में कवर किया, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्रक्स पॉइंट्स को बता रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि सर समझा नहीं रहे हैं, खाली भांजते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले हमने डिस्कस कर दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो सी डैश कितना हो जाएगा, तो ये के टाइम्स सी नॉट होगा, लेकिन वी कांस्टेंट है तो अब यहाँ पर चार्ज बदल के क्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। ओके, अब फोर्स हमारा बदलेगा और ये के स्क्वायर टाइम्स बदलता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ये रखेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइम्स बदल जाएगा ये।
समझ आ रही है बात। यहाँ मैग्नीट्यूड लिया इसलिए माइनस का साइन का हमने यूज़ नहीं किया है। यू डैश हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा के टाइम्स यू नॉट हो जाता है, ये हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर दी। अब फटाफट इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक आता है पार्शियल इंसर्शन। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। पार्शियल इंसर्शन क्या होता है? पार्शियल इंसर्शन, पार्शियल इंसर्शन, पार्शियल इंसर्शन में देखिए कोई एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, इसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है, कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर प्लस सिग्मा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस आएगा, यहाँ पर भी सिग्मा इंड्यूस आएगा, यहाँ पर माइनस सिग्मा। पूरी डिस्टेंस कितनी है? डी, T1 और T2 है। तो ये देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर वाला है और ये मटेरियल है K1 K2 का, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट K1 का, यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा कैसे काम करता है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई, यहाँ पर देखो D माइनस सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके TI N तक, और प्लस सिग्मा TI बाई KI, I की वैल्यू 1 से लेके N तक, ये होता है। अगर मान लो ये 2 है तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा? 2 के लिए लिखा जाएगा, देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T1 और ये प्लस T2 ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा जाएगा प्लस, इसमें हम लिख देंगे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ऐसे लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पार्शियली फील्ड के लिए हुआ। यहाँ पर बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने देखा जितने भी हमारे क्रक्स पॉइंट्स थे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उनको हमने पूरा इस चैप्टर में कह लें या इस वीडियो में कवर किया हमने। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप और डिटेल्स इनका जानना चाहते हैं तो हमारी कैपेसिटर की प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ पे जाकर के आप इन सभी चीज़ों का पूरे तरीके से इलेबोरेशन देख सकते हैं। ये एक वन शॉट था जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर ली, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।